हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ हूँ एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेटा पी ब्लॉक की ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके साथ। पी ब्लॉक की ऑक्सीजन फैमिली को डिस्कस करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली बच्चों, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैमिली है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बच्चों आप जानते हो, इसका पहला मेंबर ऑक्सीजन है, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16। बच्चों देखो, समझने वाली बात क्या है कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में जा रहा है, और जब किसी का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जाता है इसका मतलब वो एलिमेंट किस ब्लॉक का होता है बेटा? वो एलिमेंट होता है आपका पी ब्लॉक का, है ना। यही पी ब्लॉक का है। और अगर इसके हम ग्रुप की बात करें तो इसका जो ग्रुप है आपका, वो ग्रुप कौन सा है? वो ग्रुप है आपका 6A ग्रुप, है ना। और अगर बेटा हम इसकी पीरियड की बात करें तो इसका जो पीरियड है वो आपका पीरियड बेटा कौन सा है? वो पीरियड है आपका सेकंड, है ना। ये देखो सेकंड पीरियड शो हो रहा है ना, तो ये आपका पीरियड सेकंड है। बच्चों इस फैमिली में जो मेंबर हैं वो है आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम और पोलोनियम। बच्चों काफी सारी न्यूमेरिक्स हैं, इसको लेके काफी सारी तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं हम लोग, है ना। बेटा जनरली जो हम लोग को याद करने का तरीका है, जो हमको पढ़ाया जाता है और हम लोग याद भी करते हैं, इससे आपने समझ सुना भी होगा मुझे लगता है, ये है आपका उससे टीपो, है ना। सुना है ना आपने? उससे टीपो या फिर ओल्ड स्टाइल से टीपो। यस गाइस, सिंपल सी बात। इसको देख रहे हैं ना आप, पोलोनियम को। ये अकेला एलिमेंट है इसका जो कैसा है? रेडियो एक्टिव इन नेचर का है। रेडियो एक्टिव इन नेचर, ये आपका गाइस रेडियो एक्टिव नेचर का है। पता है आपको, ये ऑक्सीजन और सल्फर, ये ऑक्सीजन और सल्फर दिख रहे हैं ना आपको दोनों, ये ऑक्सीजन और सल्फर, है ना। ये आपके दोनों के दोनों बेटे क्या हैं? ये आपके दोनों के दोनों बताइए क्या है? ये आपके नॉन मेटल्स हैं। बताइए क्या है? नॉन मेटल्स। समझ रहे हैं ना आप? ये नॉन मेटल्स है बच्चों। और मैं बताऊं आपको, ये नॉन मेटल्स हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोनों, ये सेलेनियम और टेलरियम, है ना, ये क्या है? ये आपके मेटेलॉइड हैं। मतलब इनके पास दोनों करेक्टर है, एसिड का भी, सॉरी, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, मेटल की तरह बिहेव भी करते हैं और नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करते हैं। बट पता है आपको, जो आपका पोलोनियम है ये प्योरली, ये आपका प्योरली क्या है? ये आपका प्योरली मेटालिक नेचर का होता है। ये आपका प्योर मेटल है ना बच्चों, ये आपका प्योर मेटल है। तो आई थिंक ये दोनों तीन चार बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सीधी सी बात है यार, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो सीधी सी बात ये नॉन मेटालिक नेचर के होंगे, है ना। ये मेटालॉइड है, दोनों प्रॉपर्टी आ जाएंगी, इलेक्ट्रोनिटी कम हो गई। और ये सबसे लास्ट वाला मेंबर है, ये सीधी सी बात है यार, क्या कहलाएगा? ये मेटल कहलाएगा आपका। बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपसे मुझे करनी है, मुझे आपको बताना है कि आपका जो ऑक्सीजन है ना, ये जो फैमिली है ऑक्सीजन फैमिली, है ना, ये आपकी जो ऑक्सीजन फैमिली है बच्चों, इसको एक बड़े प्यारे नाम से जानते हैं। पता है वो नेम क्या है? सबको पता होगा, मुझे पता है। बताइए आप लोग, पता है ना आपको? इसका जो एक प्यारा सा नाम है ना, पता क्या है? वो है आपका कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैल्कोजेंस? अरे भाई, बड़ी सिंपल सी बात है यार, है ना। ये जो आपके कैल्को है ना, कैल्को,
इसका मतलब होता है सॉल्ट। और बच्चों पता है ये जेंस इसका मतलब होता है फॉर्मिंग, है ना। तो ऐसी फैमिली जो जो सॉरी यार मिस्टेक हो गई, है ना। पता है थोड़ी मिस्टेक हो गई बच्चों, जो आपकी फैमिली है ना, थोड़ी सी गलती हो गई, है ना। जो आपकी कैलकुलेटर ना, इसका नाम होता है ओर, है ना। तो जो ओर फार्मिंग है, जो ओर बनाते हैं, है ना, उस फैमिली को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, उस फैमिली को हम बेटा बोलते हैं कैलकोजेंस, है ना गाइस। मुझे लगता है इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन फैमिली के सारे मेंबर, उससे टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम, है ना। ऐसे ही 1s2 2s2 2p4 इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन। तो सर इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा यार, बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP4। क्लियर बच्चों, NH2 NP4। ओके, तो मुझे लगता है ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, है ना। तो मैं इसको कंप्लीट करते हुए थोड़ा आगे की ओर बढ़ता हूँ। थोड़ी अच्छा यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, तो अगले पेज की ओर बढ़ता हूँ मैं। पे अटेंशन। देखिए बच्चों, अगर हम अबंडेंस की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, आप सभी जानते हो ना यार, जो आपका ऑक्सीजन है ना, बताओ इसके बिना कोई रह लेगा क्या, है कोई रह सकता है क्या। तो कहते हैं ना, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट अबंडेंट एलिमेंट। ये आपका सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट है ना। और पता है अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये बेटा वॉल्यूम में होता है 20.9% वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 20.9% वॉल्यूम में एग्जिस्ट करता है। और पता है अगर हम इसके मास की बात करें तो ये कितना हो जाता है बेटा, ये मास में हो जाता है आपका 23% बाई मास। जानते हो यार बहुत जरूरी है ऑक्सीजन तो यार, है ना। जिंदगी के लिए सबसे जो आवश्यक है ना एलिमेंट है, मुझे लगता है वो डाइऑक्सीजन ही है। अगर ये नहीं होगा तो शायद लाइफ भी खतरे में चली जा सकती है ना। तो ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है ना। पता है आपको यार कैसे मिलती, बताइए कोई बताएगा आप में से। अरे सबने 10th तक बायोलॉजी पढ़ी है, बताइए कैसे मिलती है ऑक्सीजन, है बताइए डाइऑक्सीजन कैसे मिलती है। डाइऑक्सीजन प्लांट से मिलती है। अच्छा बताओ वो कौन सा प्रोसेस होता है इससे निकलती है। अरे सर पता है ना, फोटो सिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस से में ऑब्टेंड होती है क्या, ओटो। चलो ज्यादा काम की बातें नहीं है सर, ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देना है ना। सिंपल सिंपल सी बात थी, हम समझ चुके हैं पूरी बातों को, कोई नहीं, नो इशू। चलिए आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। सर उसके बाद कौन ज्यादा पाया जाएगा यार, सिंपल सी बात है, सल्फर। अरे दिवाली पे यूज करते हो ना, खास खुजली हो जाए तब भी इचिंग वगैरह में भी किसको लगाते हैं, चलो भाई सल्फर को यूज कर लेते हैं, है ना। कर सकते नहीं कर सकते बताओ। तो सल्फर भी आपकी काफी ज्यादा यूज होती है, लेकिन पता है ये केवल और केवल कितनी पाई जाती है, 0.034% बाई मास, बहुत कम पाई जाती है ना। और सल्फर तो यू नो वेरी वेल, काफी सारा यूज है इसका भी, है ना, अपनी जनरल लाइफ में। मैं बता दूं आपको, सेलेनियम और टेलरियम ये दोनों बेटे कैसे हैं, ये आपके रेयर रेयर एलिमेंट्स हैं, ये थोड़े कम मात्रा में पाए जाते हैं। और पोलोनियम आपका इस फैमिली का, सोचिए यार रेडियो एक्टिव है, बड़ी मुश्किल से मिल पाएगा, तो ये पता क्या रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट एलिमेंट, रेयरेस्ट RAREST, रेयरेस्ट एलिमेंट है इन सबका। तो गाइस क्या ये बात आपको समझ में आई, मुझे लगता है आप इसको अच्छे समझ चुके होंगे, है ना। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ इसी को लेके, और जो इसकी आगे की प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। ओके गाइस, तो हम लोग पे अटेंशन करेंगे किसके लिए बताइए, हम लोग पे अटेंशन करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए, है ना। चलिए तो नंबर 1 से बढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके साहब, चलिए देख लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। यार मैं तो एक बात समझ रहा हूँ, सबसे पहली बात तो देख ही लेते हैं, चलो। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन 2 फॉर्म में प्रेजेंट होती है ना, पता है आपको, एक O2 और एक O3। बताओ दोनों कैसे होते हैं, क्यों लिक्विड होते हैं क्या, बताओ लिक्विड होते हैं क्या, हाँ नहीं होते ना लिक्विड, गैस होते हैं, कैसे होते हैं, गैस। यार मन में क्वेश्चन आ रहा है
गैस यही क्यों होता है यार, सल्फर गैस क्यों नहीं होता है ना? बताओ सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? सल्फर जनरली एग्जिस्ट करता है पता है किस फॉर्म में? S8 के फॉर्म में, S8 के फॉर्म में। अब यार इतना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है ना, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है ना, मोर दी मॉलिक्यूलर मास, मोर दी मॉलिक्यूलर मास, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा, मोर दी मॉलिक्यूलर मास, मोर दी इंटरेक्शन, मोर दी इंटरेक्शन, उतना ही ज्यादा क्या होगा? इंटरेक्शन होगा साहब, है ना? मोर दी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या बात है ना? तो समझ गया ना एसिड सॉलिड क्यों है, बताइए, समझ में आ गया ना आपको? एसिड के सॉलिड होने का कारण है उनके मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट्स का बीच का क्या? इंटरेक्शन। जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा बच्चों क्या होगा? उतना ज्यादा आपका इंटरेक्शन होगा। क्लियर है? तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट आ रही होगी, है ना? थोड़ी सी बातें और कर लेता हूं मैं, थोड़ा आपको O2 और O3 की स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं जल्दी से, है ना? जगह थोड़ी हैवी अपने पास इतनी सी, तो देखो ये ऑक्सीजन है ना, ये O डबल बॉन्ड O होता है ना? ये यहाँ पर लोन पेयर आपके रह जाएंगे, रह गए ना आपके 4 लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में, 2 और 2 4। ठीक है साहब? सर थोड़ा O3 की डिस्कसी कर लो, तो चलो यार O3 की बना दूं क्या? चलो ये बना देता हूँ। ये देखो ये आपका ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड, ये O, और ये आपका O3 थोड़ा वीक बॉन्ड होता है यार, अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन आसानी से निकल जाता है ओजोन से, जरा भी हीट कराओगे ना तो आपका ऑक्सीजन निकल जाएगा, है ना? लेकिन सर एसिड की स्ट्रक्चर भी तो बनाओ यार, है ना? टिपिकल फिनोमेना तो एसिड पे जाके फंसेगा। चलो यार बना लेते हैं एसिड की स्ट्रक्चर, ऐसी क्या बात है? चलो यहाँ बनाए क्या? जगह सही दिख रही है आपको? चलो यहाँ बनाते हैं, ठीक, डन। एस 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 एस। सर एस तो दिख नहीं रहा यार, यार स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूँ भाई। ये देखो न्यू, फिर आपका न्यू, फिर न्यू, फिर न्यू। यार ये मुकुट जैसी स्ट्रक्चर नहीं लग रही? कुछ क्राउन शेप नहीं लग रहा है? लग रहा है आपको क्राउन शेप? मुझे तो लग रहा है भाई, है ना? राजा का मुकुट नहीं लग रहा आपको? ये सल्फर, 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 ये सल्फर। गजब, कैसी शेप की बताओ यार? क्राउन शेप का हो गया ये, CROWN, क्राउन शेप की स्ट्रक्चर होती है किसकी? एसिड, पुकर्ड और क्राउन शेप स्ट्रक्चर। क्लियर है साहब? बताइए कोई डाउट है क्या इस बात में? बताइए कोई डाउट है क्या? चलिए आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना? S6, इसके एस सल्फर के और भी काफी फॉर्म होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते, तो उनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आपको ये पूरी बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले पेज को सेलेक्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए आगे कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एक फर्स्ट तुमने कंप्लीट कर ही ली है, फिजिकल स्टेट तुम्हारी कंप्लीट हो ही चुकी थी। चलिए तो फिर आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। और अगली जो प्रॉपर्टी बेटा हमारी वो क्या है? वो है एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। बिल्कुल समय नहीं खाऊंगा आपका, बस जल्दी से इसको खत्म करूंगा। एटॉमिक रेडियाई सभी जानते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, on moving down the group atomic radius increases, बढ़ जाती है, because बताइए because number of cell also increases। सिंपल सी बात है, सभी जानते हो यार, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, टेलेरियम और फिर पोलियम। बच्चों एक बात थोड़ा क्वेश्चन कभी आ सकता है, सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एटॉमिक रेडियस डिफरेंस होता है, डिफरेंस होता है, ये थोड़ा सा ज्यादा होता है ना? मोर, मोर होता है, ज्यादा होता है। क्यों? वाई है आंसर आपके पास?
नहीं है ना मेरे पास, है यार, मेरे पास आंसर है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, आ गया हमारा दिमाग में, डी ऑर्बिटल। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल होता ना, इसलिए ऐसा होता है। क्लियर? बात क्लियर हो गई। चलिए नंबर सेकंड के पढ़ते हैं। फिर वही सरल सी बात, सब आपको आता है, सिंपल सी चीजें यार। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, पता है ना क्या होती है? पता है ना क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost cell of an isolated gaseous atom। सरल सरल सी बात बताओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? एटॉमिक रेडियस की। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, न्यूक्लियर। ओके, ठीक है साहब। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके गाइस, तो जरा देख लीजिए फिर यार, बताने की जरूरत है क्या? इसका रिवर्स आउट कर दो। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और उसके बाद पोलियम, पोलोनियम। सॉरी, बात समझ में आई ना? जल्दी बोलिए बच्चों, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ता हूँ बिल्कुल, ठीक है। तो नीचे जाने पर घटेगी, इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आ जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, ठीक है सर। तो पढ़ लेते हैं जल्दी से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, कुछ टफ सा तो है नहीं इसमें। थर्ड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। नीचे जाने पर रेडियस कैसी होती है? इंक्रीज होती है। तो जब रेडियस बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी ना? घट जाएगी ना पक्का? चलिए ठीक, तो सीधी सी बात हो गया आंसर यार। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम, पोलोनियम। बताइए ऑर्डर सही है गलत है? बताओ। ये ऑर्डर कैसा है? रॉन्ग है सर। सही ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसकी होगी? ऑक्सीजन की, फिर उससे कम सल्फर की, फिर उससे कम सेलेनियम की, उससे कम टेलरियम की, उससे कम पोलोनियम, है ना? तो ये ऑर्डर कैसा है? रॉन्ग है यार। मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, कहीं आप इसी को लर्न कर लें, है ना, कि सर ने तो लिखा दिया था यार। ठीक है ना? ठीक है ना? बताओ, इलेक्ट्रॉनिक किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी is directly proportional to nuclear charge, nuclear charge, inversely proportional to radius। ओके साहब। तो गाइस, आगे के टॉपिक को मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे के टॉपिक दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग माय क्लास। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।